जरा सोचिए, साल है 1947। सदियों की गुलामी के बाद एक नया देश जन्म ले रहा था। एक ऐसा देश जहां 30 करोड़ से ज्यादा लोग थे, सैकड़ों भाषाएं थीं, अनगिनत संस्कृतियां थीं। और इन सब के लिए बस एक कानून की किताब लिखनी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश के लिए एक संविधान कैसे लिखा गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को, इस पूरी कहानी को आकार दिया? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें ना आजादी से बहुत बहुत पहले की हैं। अपने भविष्य को खुद लिखने का जो सपना था, वो एक ऐसी चिंगारी थी जो दशकों तक हमारे दिलों में सुलगती रही। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक लंबे संघर्ष की कहानी है। 1895 में जब तिलक ने पहली बार आवाज उठाई, वहां से लेकर 1946 तक पूरे 50 साल, मतलब आधी सदी का इंतजार। गांधी जी, एम.एन. रॉय, नेहरू, हर पीढ़ी ने इस मशाल को आगे बढ़ाया और हर कदम के साथ ये सपना और भी पक्का होता चला गया। और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन के आने के साथ वो इंतजार खत्म हुआ। अब समय था भारत के सबसे तेज दिमागों को एक साथ लाने का, वो आर्किटेक्ट्स जो एक नए राष्ट्र का भविष्य गढ़ने वाले थे। तो सवाल ये है कि इन वास्तुकारों को चुना कैसे गया? 1946 के चुनावों के जरिए। और जो नतीजे आए वो उस समय की राजनीति की पूरी कहानी बयान करते हैं। कांग्रेस 208 सीटों के साथ एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी, लेकिन मुस्लिम लीग की भी 73 सीटों के साथ एक मजबूत मौजूदगी थी। मतलब ये अलग अलग आवाजों का एक ऐसा मिश्रण था जिसे जल्द ही एक साथ मिलकर काम करना था। जो शुरुआती योजना थी वो बहुत बड़ी थी, 389 सदस्य। ये नंबर पूरे के पूरे अविभाजित भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला था। हर प्रांत से, हर रियासत से ये एकता का एक बहुत ही शानदार नजरिया था। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। बंटवारे की त्रासदी ने देश को तोड़ दिया और इसके साथ ही एकता के उस सपने को भी। सब कुछ बदल गया। और इस स्लाइड पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये उसी त्रासदी की कहानी कहता है। 389 सदस्यों की संख्या घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये सिर्फ एक नंबर का कम होना नहीं था, ये एक राष्ट्र के शरीर से एक अंग को काटने जैसा था। और इस घाव का असर सीधे सीधे संविधान बनाने की प्रक्रिया पर पड़ना ही था। तो जरा माहौल की कल्पना कीजिए। एक तरफ आजादी का जश्न तो दूसरी तरफ बंटवारे के गहरे जख्म। लाखों लोग बेघर हो चुके थे और इसी उथल-पुथल के बीच इन 299 लोगों को एक नए देश की नींव रखनी थी। ये सचमुच में एक तूफानी समंदर के बीचों बीच जहाज बनाने जैसा था। और काम भी कोई एक नहीं था। जैसे कि ये सब काफी ना हो, इस सभा के पास दो काम थे, वो भी एक ही समय में। जब वे देश का संविधान लिख रहे होते तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब वे देश चलाने के लिए रोजमर्रा के कानून बनाते, हाँ, वे भारत की पहली संसद भी थे, तो अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। सोचिए जरा, एक ही वक्त में भविष्य का नक्शा भी बनाना और वर्तमान को भी चलाना। अब इस इतने बड़े काम को संभालने के लिए कई सारी कमेटियां बनाई गईं, लेकिन एक कमेटी थी जो सबसे ऊपर थी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को बनी इस कमेटी का काम था सभी विचारों को एक साथ लाना और संविधान का असल टेक्स्ट लिखना। और इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को कौन निभा रहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ शब्दों से कानून कैसे बनता है, ये कहानी का अगला पड़ाव है। एक ऐसी कहानी जिसमें गहरी बहसें थीं, तीखी चर्चाएं थीं और आखिर में एक ऐतिहासिक सहमति थी। इसकी प्रक्रिया बहुत सख्त थी। इसे 3 रीडिंग में बांटा गया था। पहली रीडिंग तो बस एक परिचय जैसी थी, लेकिन दूसरी रीडिंग, अरे बाप रे, वो तो असली जंग का मैदान थी। हर एक शब्द, हर एक क्लॉज पर बहस हुई, उसमें बदलाव किए गए। ये महीनों तक चला और फिर अंत में तीसरी रीडिंग में फाइनल वोटिंग से पहले एक आखिरी बहस हुई। और फिर वो पल आया, 26 नवंबर 1949। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जगह पर खड़े हुए और प्रस्ताव रखा, सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पारित किया जाए। बस कितने साधारण शब्द थे, लेकिन उन शब्दों में 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और करोड़ों लोगों की उम्मीदें, सब कुछ समाया हुआ था।
उस दिन वहां मौजूद 284 सदस्यों ने आगे बढ़कर उस दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक वादा था। एक वादा जो अलग-अलग प्रांतों से आए पुरुषों और महिलाओं ने किया था। एक साथ मिलकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वादा। तो दस्तावेज तैयार हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर महान रचना की तरह हमारे संविधान की भी अपनी एक विरासत है, और हां, अपने आलोचक भी। और उस विरासत के केंद्र में एक ही व्यक्ति खड़ा है। अपनी कानूनी समझ, सामाजिक न्याय के लिए अपनी अटूट लगन और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी दिन रात की मेहनत के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सही मायनों में भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन एक मजेदार बात पता है, हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये तो कला का एक बेजोड़ नमूना भी है। जो असली कॉपी है ना, उसे किसी मशीन ने नहीं, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरती से लिखा था। और हर पन्ने को शांति निकेतन के महान कलाकारों ने भारत के इतिहास और संस्कृति की तस्वीरों से सजाया था। ये सचमुच में एक जीता जागता दस्तावेज है। चलिए इस पूरे काम के पैमाने को कुछ नंबरों से समझते हैं। कितना समय लगा? लगभग 3 साल। प्रेरणा कहां से मिली? दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा गया। खर्चा कितना हुआ? उस जमाने में 64 लाख रुपए, जो आज करोड़ों के बराबर हैं। और आखिर में मिला क्या? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, दुनिया के सबसे लंबे लिखे गए संविधानों में से एक। लेकिन जैसा हमने कहा, आलोचना भी हुई। कुछ लोगों का तर्क था कि इसके सदस्य सीधे जनता ने तो चुने नहीं थे, तो ये सही मायनों में सबका प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। दूसरों ने कहा कि भाई लगभग 3 साल लगा दिए, ये तो समय की बर्बादी है। और ये भी आरोप लगे कि इस पर कांग्रेस पार्टी और वकीलों का दबदबा कुछ ज्यादा ही था, जिससे शायद आम आदमी की आवाज थोड़ी कम रह गई। ये सब बहुत जरूरी सवाल हैं जिन पर आज भी बहस होती है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है। तो ये दस्तावेज जो एक बिल्कुल अलग दौर में लिखा गया था, क्या आज भी हमारी उम्मीदों और हमारी चुनौतियों में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? क्या ये आज भी उतना ही जरूरी है? इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।